मूवी की शुरुआत में हम लियोनार्ड सेपाला को देखते हैं जो अलास्का के छोटे से शहर नोम में अपनी बीवी कॉन्स्टेंस के साथ रहता है। समय है 1913 का। सेपाला गुजर बसर करने के लिए स्लेजिंग का काम करता है। अब उसके कैनल में एक छोटा सा साइबेरियन हस्की जन्म लेता है, लेकिन वो पपी दूसरे पपीज के मुकाबले काफी पतला और कमजोर था, जिसकी वजह से उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन सेपाला की बीवी नरमदिली दिखाते हुए उसे प्यार करती है और घर के अंदर ले आती है। पर सेपाला इस बात से काफी नाराज होता है और कहता है कि इसका कोई भविष्य नहीं है। अगर ये बच भी गया तो ये एक स्लेजिंग डॉग नहीं बन पाएगा और आने वाले समय में इसके पपीज भी इसकी तरह कमजोर निकलेंगे। पर कॉन्स्टेंस उसे अपने साथ रखने के लिए मना लेती है। अब समय कुछ आगे निकलता है और पपी की हालत में सुधार होने लगता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी शरारतें भी बढ़ती जाती हैं। और जब भी वो उसे कैनल में बंद करता है वो उसमें गड्ढा खोदकर बाहर निकल आता और हमेशा सेपाला के काम में रुकावटें पैदा करता रहता था। एक्चुअली मैं उसके साथ खेलना चाहता था, पर सेपाला को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब भी वो अपने बाकी के डॉग्स को स्लेज कार की ट्रेनिंग देने जाता तो वो पपी हमेशा उसके पीछे आता था और उनकी ट्रेनिंग में रुकावट पैदा करता था। इससे दुखी होकर सेपाला कैनल के चारों ओर पत्थर लगा देता है जिससे वो बाहर ना आ सके। पर इसके बावजूद वो पपी किसी तरीके वहां गड्ढा खोदकर बाहर आ जाता था और उसके बाकी कुत्तों को परेशान किया करता था। अब इस चीज से सेपाला काफी नाराज हो जाता है और इस बार वो उसे अपने घर में कैद करके बाहर ताला लगा देता है। पर वो पपी काफी तेज होता है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है और धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता हुआ घर के बाहर निकल आता है। ये देखकर कॉन्स्टेंस काफी खुश होती है। इसके बाद फिर वो सेपाला का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है और उसकी ट्रेनिंग में बाधा पैदा करता है। और इस बार सेपाला उससे काफी इरिटेट हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो उसे किसी को दे देगा। ये सुनकर उसकी बीवी काफी उदास हो जाती है। अगले सीन में वो अपने दोस्त को पपी दे देता है, पर थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वो पपी ये कहकर लौटा देता है कि ये मेरा उतना फायदा नहीं करेगा जितना नुकसान कर देगा। पपी के आने पे कॉन्स्टेंस फिर से खुश हो जाती है, पर सेपाला भी हार नहीं मानता और वो उसे किसी औरत को दे आता है जो उसे पालना चाहती थी। सेपाला उस औरत को उसकी शरारतों के बारे में बताता है तो वो औरत उसे घर में बंद करके रखती है और सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से लॉक करती है। पर वो पपी इतना शरारती होता है कि वो कांच की खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाता है और सीधा सेपाला के पास वापस आ जाता है। इस बार सेपाला उसके आगे घुटने टेक देता है और उसे बाकी कुत्तों के साथ दौड़ाता है और पाता है कि वो पपी दूसरे कुत्तों के मुकाबले काफी एनर्जेटिक था और अच्छे खासे कुत्तों से आगे निकल रहा था। ये देखकर वो उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे सबसे आगे बांधता है। अब यहाँ उसे रियलाइज होता है कि उस पपी में वो सारी कैपेबिलिटीज थी जो एक लीडर डॉग में होनी चाहिए और उसे उसमें फ्यूचर चैंपियन नजर आता है। अब वो घर वापस आता है और उसे सामने बंधा देख कॉन्स्टेंस काफी खुश होती है। यहाँ सेपाला उसका नाम टोगो रखता है। अब समय कुछ आगे निकलता है और टोगो 2 साल का हो जाता है और अब तक सेपाला टोगो को स्लेज कार खींचने की पूरी ट्रेनिंग दे चुका होता है। अब इसके बाद सेपाला टोगो की मदद से काफी रेस भी जीतता है, जिनमें से एक ऑल अलास्का स्वीपस्टेक्स भी होती है। ये रेस जीतने के बाद टोगो नोम का सबसे फेमस कुत्ता बन जाता है। अब समय कुछ आगे निकलता है और टोगो 12 साल का हो जाता है। ये समय था सन 1925 का, जब पूरे नोम में एक डिप्थेरिया नाम की बीमारी फैल चुकी थी। ज्यादातर इसके शिकार छोटे बच्चे थे। अब वहां का मेयर जॉर्ज मेनहार्ड एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है जिसमें यह डिसाइड होता है कि वो निनाना से, जो यहाँ से 600 मील दूर था, वहां से प्लेन के थ्रू डिप्थेरिया की दवा मंगवाएंगे। पर खराब मौसम के चलते उनका प्लान फेल हो जाता है, तो वो सब सेपाला को रिक्वेस्ट करते हैं वहां से सीरम लाने के लिए, क्योंकि एकमात्र वही था जो 600 मील का सफर तय करके सीरम ला सकता था। पर सेपाला कहता है कि वो सोच कर बताएगा। अब रास्ते में जब वो डॉक्टर को हॉस्पिटल छोड़ता है तो उसकी नजर छोटे बच्चों पर जाती है जो इस बीमारी से जूझ रहे थे, तो उसका मन बदल जाता है और वो सीरम लाने के लिए राजी हो जाता है। अब रात को वो अपनी बीवी को इसके बारे में बताता है, जो उसे वहां जाने से रोकती है, क्योंकि ऐसा तूफान सदियों में एक बार आता है और ऐसे में 600 मील का सफर तय करके वो सीरम लाना सुसाइड करने के बराबर था। तो सेपाला कहता है कि अगर वो टोगो को अपने साथ ले जाए तो ये सफर आसान होगा। पर कॉन्स्टेंस कहती है कि टोगो 12 साल का एक बुढ़ा कुत्ता है, अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वो तुम्हारे साथ जा पाए, और अगर तुम उसे अपने साथ ले गए तो शायद ये आखिरी बार होगा जब मैं उसे देख पाऊंगी। पर सेपाला कहता है कि अगर वो साथ ना गया तो शायद ये आखिरी बार होगा जब तुम मुझे जिंदा देख पाओगी। तो उसके इंसिस्ट करने पर कॉन्स्टेंस मान जाती है। अब इसके बाद सेपाला टोगो समेत बाकी कुत्तों को लेकर 600 मील के लंबे सफर के लिए निकल जाता है। नोम के शहरवासी उसे बाय कहने आते हैं और तालियां बजाकर उसे मोटिवेट करते हैं। अब सेपाला और उसकी टीम सीरम लाने निकल पड़ते हैं और रास्ते में उसका सामना बर्फीले तूफान से होता है।
पर टोगो बिना डरे उसमें घुस जाता है और अपनी टीम को लीड करता है। थोड़ी आगे जाने पर वह ढलान पर पहुंच जाते हैं, जिसमें बर्फीले तूफान की वजह से उनमें आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी टोगो भागता हुआ एकाएक रुक जाता है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी खाई होती है, और अक्लमंदी दिखाता हुआ अपनी और बाकी लोगों की जान बचाता है। अब निनाना जाने के रास्ते में कई आउटपोस्ट बने होते हैं, जिनमें से एक में वो रुकता है। वहाँ की लोकल डॉक्टर आतिक तालिक उसे बताती है कि टोगो बहुत थका हुआ है, और यहाँ वो नोटिस करती है कि टोगो के पैर में मोच आई होती है, जिसका इलाज वो करती है। अब अगली सुबह मौसम और भी खराब हो जाता है, पर इस कंडीशन में भी वो अपना सफर जारी रखता है और निनाना पहुंचने के लिए वो समुद्र से शॉर्टकट लेता है, जिसका पानी जम चुका था। समुद्र पार करते समय बर्फ के टूटने की आवाजें आती हैं, जिससे टोगो और बाकी कुत्ते डरते हैं, पर सेपाला उनका हौसला बढ़ाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब अपना एक दिन बचाने के लिए वो ये शॉर्टकट लेकर अपनी और कुत्तों की जान जोखिम में डाल रहा था, पर लकीली वो समुद्र पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ अब तक ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक आदमी अपनी स्लैश डॉग्स के साथ -60 डिग्री टेम्परेचर में डिप्थीरिया का एंटीडोट लेने लंबे सफर पर निकला है। इसी दौरान नोम के मेयर नेनाना से नोम तक वो एंटीडोट लाने के लिए एक रिले रेस चालू करता है, जिसमें अलग अलग टीम्स हिस्सा लेती हैं, और ये तय होता है कि हर एक टीम 31 मील का सफर तय करेगी, और ऐसे करते करते वो एंटीडोट सेपाला तक पहुंचाएंगे। पर इनमें सबसे लंबा सफर सेपाला को ही तय करना था। दूसरी तरफ सेपाला अपना टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट्स के जरिए जा रहा था, और ये पूरी तरह से किस्मत पे था कि सेपाला दूसरी तरफ से एंटीडोट लाने वाली स्लेज कार का रास्ता एक ही हो, और लकीली वो उस स्लेज कार से जाकर मिल जाता है जो निनाना से एंटीडोट सीरम ला रही थी। अब वापसी पे सेपाला एक आउटपोस्ट पे रुकता है। यहाँ उसके साथ दूसरा मशर भी रुकता है जो सीरम लेकर आया था। बातों ही बातों में वो कहता है कि मैंने सिर्फ छोटा सा रास्ता तय किया और इस तूफान ने मेरे कुत्तों को तोड़ कर रख दिया, और कहता है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में टोगो जैसा कुत्ता नहीं देखा, पर ऐसा लगता है कि ये भी अब थक चुका है और बेहतर होगा कि तुम इसे यहीं पे छोड़ दो। ये सुनकर सेपाला भड़क जाता है और उसे सीरम लाने के लिए थैंक यू कहता है, और उस आउटपोस्ट पर थोड़ा सा आराम करने के बाद वहां से निकल पड़ता है। अब इसके बाद सेपाला फिर से मेन रास्ते से जाने की बजाय अपना एक दिन बचाने के लिए उसी समुद्र के रास्ते से शॉर्टकट लेता है, पर इस बार बर्फ पिघल चुकी थी और जगह जगह से टूट रही थी, लेकिन अभी भी टोगो उस झील को बिना डरे पार कर रहा था। सेपाला भी उन्हें मोटिवेट करता है। वो किनारे पर पहुंचने ही वाले होते हैं। सेपाला खुश होता है, पर तभी जिस बर्फ के टुकड़े पर वो खड़े होते हैं वो किनारे से टूटकर पानी में बहने लगता है। अब सेपाला निराश हो जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर टोगो को एक रस्सी से बांधकर किनारे पे फेंक देता है। अब यहाँ हमें मूवी का सबसे बेस्ट सीन देखने को मिलता है, जहाँ टोगो अकेले उस बर्फ के टुकड़े को खींचता है और सेपाला और बाकी कुत्तों की जान बचाता है। अब ये सीन देखने के बाद आपके मुंह से वाह निकलना लाजमी है। अब इसके बाद सेपाला अपनी और बाकी कुत्तों की जान बचाने के लिए टोगो को थैंक यू बोलता है। बर्फीले तूफान और मौसम के थपेड़ों से टोगो एग्जॉस्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो उसी आउटपोस्ट पे पहुंच जाते हैं जहां वो पहली बार रुके थे। यहाँ डॉक्टर आतिक तालिक टोगो को एग्जामिन करती है और कहती है कि ये मरने वाला है। ये सुनकर सेपाला सुन्न हो जाता है। दूसरी तरफ सेपाला की वाइफ अपने एरिया के एक मशर गनर को सेपाला की हेल्प करने के लिए भेजती है और अपने बाकी बचे बेस्ट डॉग्स को उसके साथ भेजती है, जिनमें से वो फॉक्स और बाल्टो को लीड में रखने के लिए कहती है। अब चूंकि सफर थोड़ा ही रह गया था तो सेपाला टोगो को खोलकर स्लेज कार की सीट पर बिठा देता है ताकि वो थोड़ी रेस्ट कर सके, पर टोगो फिर से अपनी लीड डॉग की पोजीशन पे जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सेपाला उसे लीड डॉग की पोजीशन पे बांध देता है और अपना आगे का सफर जारी रखता है। अब हम देखते हैं आगे जाकर फिर से बर्फीली आंधी शुरू हो जाती है, जिनमें से सेपाला को कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो उतरकर टोगो को कहता है कि अब तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा और हमें मंजिल तक पहुंचाना होगा। अब टोगो ने बर्फीली आंधियों से निकालता हुआ जो डेक्स्टर की आउटपोस्ट तक पहुंचा देता है, जहां वो गनर से मिलते हैं। सेपाला वो सिरम गनर को हैंडओवर कर देता है, जो उसे लेकर नोम के लिए निकल पड़ता है, और सेपाला अपने कुत्तों के साथ यहीं रेस्ट करने के लिए रुक जाता है। थोड़ी देर बाद गनर नोम पहुंच जाता है और वो एंटीडोट मेयर और डॉक्टर के हवाले कर देता है। वहां गनर को एक न्यूज रिपोर्टर मिलता है जो न्यूज़पेपर में इवेंट को छापने के लिए लीड डॉग्स के नाम मांगता है। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाती है। गनर उसे टोगो का नाम देने के बजाय अपने कुत्तों का नाम फॉक्स और बाल्टो दे देता है। अब इसी कन्फ्यूजन की वजह से सब लोग गनर के कुत्ते बाल्टो को ही नोम का सेवियर मान लेते हैं। ये सुनकर सेपाला को बहुत दुख होता है। खैर, अब उस एंटीडोट की वजह से सब बच्चे ठीक होने लगते हैं और सेपाला भी कुछ दिन रेस्ट करने के बाद अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ वो टोगो को सीधा अपने बेड पर जाकर लेटा देता है।
उसकी बीवी को ये बहुत वियर्ड सा लगता है क्योंकि सेपाला ने आज तक किसी कुत्ते को बेडरूम में नहीं आने दिया था, पर टोगो ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो इस सब के परे था। अपनी उम्र होने के बावजूद उसने इतने जोखिम भरे रास्ते को पार करने के बाद उसने सब बच्चों की जान बचा ली थी, तो इतना तो बनता था। अब अगले दिन नोम का मेयर और वहाँ के लोग सेपाला को थैंक यू करने उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, और तभी उनमें से ठीक हुई लड़की सैली टोगो की कंडीशन देखकर पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। सेपाला इस बात से नाराज और दुखी हो जाता है और रोने लगता है, और अपनी बीवी को कहता है कि इसकी ये हालत कभी ना होती अगर मैं इसे अपने साथ न ले जाता, मैं ही इसकी हालत का जिम्मेदार हूँ। पर आश्चर्यचकित तरीके से अगले दिन टोगो की हालत काफी अच्छी हो जाती है। सेपाला टोगो को घर छोड़कर बाकी कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाता है, पर उम्र और इंजरी के बावजूद टोगो घर रहने की बजाय सेपाला के पीछे जाना पसंद करता है। टोगो को अपने पीछे आता देख सेपाला काफी खुश हो जाता है और बाहें खोलकर उसका वेलकम करता है, और यहाँ उसे ये बात समझ आ जाती है कि टोगो आज तक लीड डॉग इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उसे घूमना पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर पल सेपाला के साथ रहना चाहता था और उसके लिए ही जीना चाहता था। अब समय कुछ आगे निकलता है और 2 साल बीत जाते हैं। इन सालों में सेपाला अपना ज्यादातर समय टोगो के साथ बिताता है। अब टोगो के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी वो देखभाल करता है, और टोगो के बच्चे होने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हो जाता है और हर कोई मशहूर उन्हें खरीदना चाहता था। अब 1929 में एक ऐसा दिन आया जब टोगो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और अपनी यादें हमेशा सेपाला के मन में छोड़ गया। उसके जाने के बाद सेपाला अपने बाकी कुत्तों को ट्रेनिंग देना चालू रखता है, और लास्ट में हमें बताया जाता है कि न्यूयॉर्क शहर में बाल्टो का स्टैचू बनाकर उसे सम्मानित किया गया था, और टोगो को अलास्का में सबकी जान बचाने वाला और नोम शहर के हीरो के रूप में याद किया जाता है। अब इस कन्फ्यूजन के बावजूद सन 2011 में टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल से सभी लोगों को 1925 के असली हीरो के बारे में पता चला और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मैंने ऐसी ही एक और मूवी एक्सप्लेन की थी जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड था, जिसे आपने बहुत प्यार किया और वो वीडियो 1 मिलियन पार कर गई। उम्मीद है आप इसे भी वैसा ही प्यार देंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।